To everyone, this is Neha Rajput. Again, we are here to discuss the PYQ of psychology for DSSB PRT. तो हमने कल पढ़ा था प्रियर नॉलेज के बारे में। आज हम शुरुआत करेंगे पोस्टीरियर नॉलेज से, पर उससे पहले हमें प्रियर नॉलेज के बारे में कुछ थोड़ा दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेना है। प्रियर नॉलेज क्या होती है? प्रियर नॉलेज जो होती है वो किससे रिलेट करती है? लॉजिकल होती है वो और मैथमेटिकल होती है। इसे हम एनालिटिकल भी बोलते हैं, एनालिटिकल प्रोपोजिशन भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है ना। जो आज हम बात करने वाले हैं पोस्टीरियर, कहीं ना कहीं आप पोस्टीरियर नाम से ही समझ पा रहे हो, मतलब पोस्ट जो बाद में आता है, तो प्रियर नॉलेज के बाद में, मतलब इसमें हम जो नॉलेज बनाएंगे उससे पहले कुछ होगा। जैसे कि वो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगी, एक्सपीरियंस बेस्ड होगी, वेरिफिकेशन होगी उसमें, उसके बाद हम कोई नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दिस नॉलेज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने अभी बताया था। These propositions give factual information whose truth or falsity can be decided only through observation and verification. कोई चीज़ सच है या फिर कोई चीज़ झूठ है, वो किस पर बेस्ड होगी? ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होगी या फिर वेरिफिकेशन पर। अब देखिए, दीज आर कोल्ड सिंथेटिक प्रपोजिशन। इन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब सिंथेसाइज करना, मतलब बनाना। पोस्टीरियर नॉलेज से हम अपनी जो लास्ट में प्रपोजिशन है उसे क्या कर रहे हैं? सिंथेसाइज कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए, जैसे कि ये है स्नो इज़ वाइट। अच्छा, अगर हम प्रियर नॉलेज की बात करें तो वो उसमें अगर हम नोट लगा देते हैं तो वो सेल्फ कॉन्ट्रैरी हो जाती है। उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, जैसे कि बैचलर्स आर मैरिड, अगर हम बोल दें बैचलर्स आर नॉट मैरिड तो सेल्फ कॉन्ट्रैरी हो जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं होता। ये है जैसे कि स्नो इज़ वाइट, अगर हम इसे बोल दें स्नो इज़ नॉट वाइट, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? इसकी उपेक्षा कर सकते हैं हम, पर उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते, जो कि हमारी प्रियर नॉलेज होती है। आगे आ जाएगा रोल। अब रोल क्या होता है, ये ऐसी जस्ट पूछ लिया गया था। तो रोल होता है सेट ऑफ एक्शंस ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन क्या क्या कार्य कर रहा है, क्या क्या गतिविधि, वो सब क्या हो जाते हैं? रोल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा, अब ये बड़ा अच्छा था, PUTCPS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पासी उषा टेस्ट क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये डेवलप्ड कब हुई थी? ये डेवलप हुई थी 1996 में। ये कैसी होती है? नेचर में ये नॉन वर्बल होती है, जैसे कि ड्राइंग फॉर्म में होगी ये। और ये असेस क्या करती है, मतलब ये क्या जांचती है? ये ओरिजिनलिटी जांचती है और इलाबोरेशन। जहाँ भी क्रिएटिविटी की बात आ जाती है, मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम बहुत क्रिएटिव तरीके से सोल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर ओरिजिनलिटी आएगी ही आएगी। तो इसीलिए ओरिजिनलिटी को असेस करेगी और इलाबोरेशन को असेस करेगी। इसमें कितने सब टेस्ट होते हैं? तो इसमें 6 सब टेस्ट होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, हाँ, फर्स्ट टेस्ट जो आ जाएगा वो आ जाएगा स्क्वायर पजल टेस्ट। सेकंड आ जाएगा सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट। थर्ड आ जाएगा अनयूजुअल यूजेस टेस्ट, कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट। और फिर आ जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस के बाद टेस्ट ऑफ इंक्विजिटिवनेस और ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, लास्ट आ जाएगा ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सेट ऑफ स्केयर टेस्ट हो गया, सेकंड हो गया सीइंग प्रॉब्लम टेस्ट, थर्ड हो गया अनयूजुअल यूजेस टेस्ट। अनयूजुअल यूजेस मतलब कोई कॉमन यूज़ ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोल दूं कि पेन का क्या यूज़ है, तो हम लिखने का, पर जो अनयूजुअल यूजेस बता रहा है उसके, तो वो वही तो क्रिएटिव होगा ना, नॉर्मल नहीं बता रहा, जनरल चीज़ें। कॉन्सिक्वेंसेस टेस्ट मतलब किसी भी कोई चीज़ है उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। टेस्ट ऑफ इंक्विजिटिवनेस मतलब कितने आप क्यूरियस हो, कितने जागरूक हो, कितने ज़्यादा एक्टिव हो किसी भी चीज़ को करने में। इंक्विजिटिवनेस। द ब्लॉक टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? ये सब आ जाएंगे हमारे PUTCPS, मतलब पासी उषा टेस्ट क्रिएटिविटी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है।
अच्छा, अब ये देखिए, जब भी इस तरीके के टेस्ट आते हैं और जो आगे नाम लिखा होता है, इसका मतलब इन्हीं लोगों ने ये टेस्ट बनाए हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम पर बेस्ड हैं ये। तो पासी उषा टेस्ट, ये वही टेस्ट है। मतलब इन्हीं डॉक्टर पासी ने बनाया है ये, और ये बनाया है डॉक्टर उषा कुमार ने। ठीक है। अब आ जाएगा आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 के अंडर क्या आ जाता है? एजुकेशन इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो इसके मतलब एस टीज और एस सीज के बारे में आर्टिकल 46 दिया हुआ है, एजुकेशन से रिलेटेड है वो। नेक्स्ट आ जाएगा लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। अब ये वाला पॉइंट अच्छा था इसमें कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में जो टीचर होता है वो भी को लर्नर होता है, मतलब वो भी चीज़ों को सीखता है, केवल विद्यार्थी नहीं सीखता, अध्यापक भी सीखेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा देखो काइंड्स ऑफ क्लासरूम, ये मैंने पहले भी बताए हुए हैं आपको, और आज इनकी फिर से रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। ये यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे टाइप ऑफ क्लासरूम दिए हुए हैं। चलो तो हम पढ़ते हैं। हम फर्स्ट आ जाएगा डिसफंक्शन क्लासरूम। ये देखिए, टीचर एंड स्टूडेंट स्ट्रगल फॉर कंट्रोलिंग फीलिंग इज अनईजी डिफिकल्ट टू सस्टेन अकेडमिक वर्क। मतलब डिसफंक्शन, मैंने शायद आपको ये बताया भी था कि कोई फंक्शन नहीं हो रहा तो सबसे वर्स्ट ही माना जाता है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही कंट्रोल कर रहे होते हैं चीज़ों को और स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पर एकेडमिक चीज़ सस्टेन ही नहीं कर पा रही है, हो ही नहीं पा रही है कंडक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एडिक्वेट। यहाँ पर जो एडिक्वेट है, कुछ शैक्षणिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बुनियादी स्तर का क्रम, फिर भी तनाव रुकावट आम। मतलब यहाँ पर फिर भी थोड़ी एजुकेशनल वाली चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर फिर भी कुछ शैक्षणिक कार्य हो पा रहे हैं, पर यहाँ तनाव है, अभी भी है, रुकावटें भी आम है यहाँ पर। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ऑर्डरली रेस्ट्रिक्टिव। अब देखिए, ऑर्डरली रेस्ट्रिक्टिव, इसकी इसमें ऑर्डरली रेस्ट्रिक्टिव और ऑर्डरली फ्लेक्सिबल, इसमें क्या डिफरेंस है? तो इसमें जो मेन डिफरेंस है ना, उससे आपको समझ में आएगा कि जो फ्लेक्सिबल है वो ज़्यादा अच्छा क्यों है। इसकी जो लिमिटेड है रेंज, है ना, और ऑर्डरली फ्लेक्सिबल की जो रेंज है वो बहुत वाइड है। तो इसीलिए हम इन दोनों में ज़्यादा अच्छा किसे मानते हैं? ऑर्डरली फ्लेक्सिबल। तो ओवरऑल सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? ऑर्डरली फ्लेक्सिबल। और सबसे वर्स्ट कौन हो जाएगा? वो डिसफंक्शन हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रन स्मूथली, हाईली मैनेज्ड, रूटीन और टाइट, लिमिटेड रेंज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। जो मतलब इंस्ट्रक्शन जिससे दी जाती है उसकी जो स्ट्रेटजीज होती है वो लिमिटेड होती है, और वैसे तो स्मूथली चीज़ें चल रही होती हैं, और हाईली मैनेज्ड भी होता है ये। ठीक है। फिर आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? ऑर्डरली फ्लेक्सिबल के बारे में। इसके अंदर आ जाएगा run smoothly, characterized by loose structure, widely range for instruction strategy and classroom routines। अब देखिए, इसकी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज जो हैं वो बहुत वाइड रेंज पर होती हैं, अच्छे से चलता है ये भी, और थोड़ा लूज है इसका स्ट्रक्चर। ये देखो, ये मेंशन किया हुआ है मैंने, वाइड रेंज होती है इसकी, वाइड रेंज होती है इंस्ट्रक्शन की, और किसके लिए? रूटीन क्लासरूम के लिए भी इसकी रेंज क्या है? वाइड है। समझ में आ गया? तो सबसे अच्छा इसीलिए ये माना जाता है। इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है कि फ्लेक्सिबल है और वो रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। अगर चेंजेस की ज़रूरत भी है तो वहाँ चेंजेस नहीं होंगे, पर यहाँ चेंजेस हो सकते हैं। देखो, वहाँ लिखा भी है कि हाईली मैनेज्ड है, ये वाला हाईली मैनेज्ड है जो डरली रेस्ट्रिक्टिव है, पर ये फ्लेक्सिबल है। देखो, यहाँ पर लूज स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इसका, है ना? आया समझ में? आगे देखिए, अ, अब आगे पढ़ते हैं कोलैबोरेटिंग लर्निंग के बारे में। इसमें देखिए, मतलब कोलैबोरेटिंग लर्निंग पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। इट रेफर्स टू मेथोडोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन विच लर्नर्स engage in a common task where each individual find out and accountable to each other। इसमें देखिए, इसमें ये उस कहीं ना कहीं तरीकों को बताती हैं, मेथोडोलॉजी के बारे में, मेथड्स के बारे में, या फिर एनवायरनमेंट के बारे में, जिसमें कि
जो लर्नर है वो एंगेज होता है, मतलब शामिल होता है एक कॉमन टास्क में, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे के लिए क्या है, अकाउंटेबल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे एक स्कूल पूरा चल रहा है, उस स्कूल में अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं आ रहा, तो वहाँ पर सब एक दूसरे के लिए अकाउंटेबल है, मतलब जवाबदेही हर किसी की होगी। वहाँ केवल और केवल ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चा मतलब जो टीचर है वो अच्छा नहीं पढ़ा रहे। वहाँ पर प्रिंसिपल का भी देखा जाएगा कि मैनेजमेंट अच्छा है या फिर नहीं है। तो ऐसे हम किसी भी क्लास में अगर कोई टास्क करा रहे हैं और वहाँ पर हम बच्चे को एनवायरनमेंट दे रहे हैं, और सारे बच्चे लर्नर जो है एंगेज हो रहे हैं किसी कॉमन टास्क में, तो वो एक दूसरे, मतलब वो सब एक दूसरे के लिए जवाबदेही होंगे, अकाउंटेबल होंगे चीज़ों के लिए, जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा इसका, ये जो है मोर जनरलाइज्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड अप्रोच है देन कोऑपरेटिव, मतलब कोऑपरेटिव से ज़्यादा क्या मानी जाती है, सामान्य मानी जाती है। और इसमें आता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड डिस्कशन भी होता है इसका। और कंप्यूटर का यूज़ कर कर भी ये फेस टू फेस हमारी कन्वर्सेशन होती है और डिस्कशन हो पाता है। ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब आ जाता है कंडीशनिंग। ये देखिए कंडीशनिंग, कंडीशनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कंडीशनिंग होता है जब आप किसी को कुछ सिखा रहे हो, है ना। कंडीशनिंग वो होती है, जैसे कि हमने पैवलो की थ्योरी में बताया था ना, जो डॉग है उसे हमने क्या सिखाया था कि जैसे ही बेल बजेगी उसके मुंह से सलाइवा आ जाएगा, ये हमने कंडीशनिंग करी थी, है ना। पर जब फूड आ रहा था उसके सामने और अपने आप सलाइवा आ रहा था, तो वो कंडीशनिंग नहीं थी, वो नेचुरल था उसका रिस्पॉन्स। समझ में आ गया। तो इसके अंदर हमारा एलिसिटेड और एमिटेड दोनों ही बिहेवियर आ जाएंगे। मैंने एलिसिटेड और एमिटेड बिहेवियर पहली वाली वीडियोस में कराया हुआ है, तो आप मुझे जाकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये याद है या फिर नहीं याद। एलिसिटेड किसकी थ्योरी पर बेस्ड है और एमिटेड किसकी थ्योरी पर बेस्ड है, मैंने ये भी आपको प्रॉपर बताया हुआ है। ओके, इसके बाद आते हैं 5 ईज ऑफ लर्निंग। ये मैं कल आपको अच्छे से बताऊंगी, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और ये देखो क्लासरूम वाला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट है, ये सब प्रीवियस ही है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी कर लीजिएगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर किसी को कुछ ना समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और मैं लास्ट में फिर से एक क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, आप सभी मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। काइंड ऑफ क्लासरूम में सबसे अच्छा क्लासरूम किसे माना जाता है, किस टाइप